रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुन मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। आधी रात को फिर से पायल की आवाज सुनकर देव की आंखें खुल जाती हैं और वो पसीने से भीगा हुआ अचानक से उठकर बैठ जाता है और खुद से बोलता है, आखिर ये क्या है? कौन है जो इसे आधी रात को घुंघरू बांधकर नाचता गाता है? आज मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर वो देखता है कि राधा उसके साथ नहीं है और अलमारी खुली हुई है। आखिर क्या था ये सब? देव और राधा ने लव मैरिज कर अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। दोनों कुछ महीने पहले ही बड़ोदरा के नए घर में शिफ्ट हुए थे, जो उनको देव की कंपनी की तरफ से मिला था। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी राधा बोलती है, घर तो बहुत अच्छा है देव, और बहुत पुराना भी है। ऐसा लगता है जैसे किसी राजा महाराजा का हो। हो भी सकता है। यहाँ ऐसे कई घर हैं जो सालों पुराने हैं, और वैसे भी तुम्हें तो एंटीक चीजें पसंद है ना, तो ये घर तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। सही कह रहे हो तुम। ऐसे तुम्हें पता है, ऊपर वाले फ्लोर पर एक बड़ा सा कमरा है जिसके दरवाजे पर एक अजीब सा ताला लगा है। मन कर रहा है उसे खोल कर देख लो। अरे मेरी जान, देख तो लो ना, हमारा घर है। डर मत जाना, कहीं कोई भूत ना हो उसमें। जी मैं नहीं डरती, आप ही डरते हो। ऐसे ही कुछ देर बाद देव खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और राधा भी अपने कामों में लग जाती है। और सारा काम खत्म करने के बाद वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है, जहाँ वो बड़ा सा कमरा था। उसके बाहर लगे बड़े से ताले पर बहुत सारा मोली का धागा बंधा हुआ था, जिसे देखकर राधा खुद से बोलती है, ये सब क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अभिमंत्रित करके इस कमरे को बंद किया हो। पर अब के टाइम में ऐसा कौन करता है? आज तो मैं इस कमरे को खोलकर देख ही लूंगी कि आखिर इसमें क्या रखा है। इतना बोलकर राधा दरवाजा खोलने के लिए पास में रखी हुई हथौड़ी से उस ताले पर वार करती है और काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो ताला टूट जाता है। जिसके बाद राधा उसके अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई हैं। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर जाती है। वो अपनी साड़ी के पल्ले से उस तस्वीर को साफ करती है। वो तस्वीर एक बहुत ही सुंदर मेनका नाम की लड़की की थी, जिसके पैरों में बेहद सुंदर पायल थी। तभी राधा की नजर पास में रखी हुई एक पोटली पर जाती है। वो उसे उठाती है और खोल के देखती है। उसमें वही पायल थी जो मेनका ने पहनी हुई थी, जिसे देखकर वो बोलती है, वाह कितनी सुंदर पायल है, कितनी कमाल की कारीगरी है, और इसकी छन छन तो मानो जैसे कोयल की मीठी कूक हो। पर ये पायल यहाँ रखे रखे खराब हो रही है। इसकी जगह यहाँ नहीं बल्कि मेरे सुंदर पैरों में है। अब तो इन्हें मैं ही पहनूंगी। ओफो, पर इनको तो ये छन छन की आवाज पसंद ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब ये घर पर नहीं होंगे ना तब पहन लिया करूंगी। इतना बोलकर वो पायल को अपने पैरों में पहन लेती है और मेनका की तस्वीर को देखने लगती है। कुछ देर बाद वो वापस नीचे आ जाती है और पायल को उतारकर अलमारी में रख देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब जब देव घर पर नहीं होता था तो राधा पायल पहनकर पूरे घर में घूमती और नाचती थी। राधा मेनका के बारे में जानकारी निकालती है और उसे पता चलता है कि मेनका एक बहुत बड़ी अदाकारा थी, जिसके पायल के घुंघरू जब छनकते थे तो लोग उसको देखकर अपना दिल हार बैठते थे। ऐसे ही एक रात जब देव सो रहा होता है तो राधा एकदम से उठकर बैठ जाती है और अलमारी से वो पायल निकालकर सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है और उसे पहनकर नाचने गाने लगती है। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। मेरी केसुओं के साये में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है। आ गई हूँ मैं अपना बदला लेने के लिए। सालों बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरा बदला पूरा होगा। ये पायल के घुंघरू अब कहर बनकर बरसेंगे। इतना बोलकर
राधा वहीं बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो देव उससे पूछता है, राधा तुम ठीक तो हो ना? तुम रात में ऊपर क्यों गई? मैं कब गई? मैं तो यहाँ सो रही थी। तुम ऊपर गई थी और बेहोश हो गई थी। कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो, पर नहीं, आज से टाइम पर खाना खाना और सोना, ठीक है? राधा को देव की बात समझ नहीं आती, क्योंकि वास्तव में उसे कुछ याद ही नहीं था कि वो कब राधा से मेनका बन जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अब राधा पर मेनका हावी होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते जब भी राधा वो पायल पहनती तो खुद को मेनका समझने लगती। ऐसे ही एक रात राधा उठती है और अलमारी से पायल निकालकर उसे पहनती है और मेनका के कमरे में जाकर उसकी तरह तैयार हो जाती है और जोर जोर से गाते हुए बोलती है, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। मेनका का गाना सुनकर देव की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि राधा उसके पास नहीं है और कमरे की अलमारी भी खुली है। ये देख वो हैरान हो जाता है। तभी वो आवाज का पीछा करते मेनका के कमरे में जा पहुंचता है और जहां वो देखता है कि राधा पैरों में पायल पहने एक अदाकारा की तरह तैयार होकर झूम झूम कर नाच रही होती है। और जैसे ही उसकी नजर देव पर पड़ती है वो बोलती है, आ गया तू? देख, तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। मैं हूँ मेनका। याद आया दुष्ट कपटी देवराज? देवराज? कौन देवराज? मैं देव हूँ राधा। और तुम ये क्या बनी हुई हो? ये पायल, ये कपड़े, ये सब क्या है? ये किसकी है ये सब चीजें? इतनी जल्दी भूल गया मुझे? रुक, आज तुझे सब कुछ याद दिलाती हूँ। मेनका एक बहुत ही सुंदर अदाकारा थी। जितनी सुंदर वो खुद थी उतना ही सुंदर वो नृत्य किया करती थी। वडोदरा के बहुत बड़े जमींदार देवराज का मेनका पर दिल आ जाता है, जिसके चलते उसे अपना बनाने की कोशिशों में देवराज लग जाता है। पर मेनका उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है, जिसके चलते वो उसे जबरन उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसे मौत की नींद सुला देता है। आ गया याद सब कुछ देवराज। अब होगा मेरा बदला पूरा। मैं तुझे मारूंगी। ये जो तू अपनी पत्नी के पैरों में पायल देख रहा है ना, ये पायल नहीं, तेरी मौत है, मौत। इतना कहकर राधा वहीं बेहोश हो जाती है। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर देव के होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और जल्दी से अपने दोस्त नील को फोन करके अपने घर बुलाता है, जो कि एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था। कुछ ही देर में नील उसके घर आ जाता है और देव उसे सारी बातें बताता है, जिसके बाद नील उससे बोलता है, मैं समझ गया हूँ सब। जब राधा को मेनका के बारे में पता चला और उसने उसको जाना, तो कहीं ना कहीं मेनका की छवि राधा के दिल में बस गई, जिसके बाद धीरे धीरे वो खुद को मेनका और तुम्हें देवराज समझने लगी, जिसने उसके साथ गलत किया था। और अब वो तभी शांत होगी जब वो देवराज यानी कि तुम्हारा खून कर देगी। यार मेरी जान जाती है तो जाए, पर मेरी राधा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ नहीं होने देंगे, ना तुझे ना राधा को। जिसके बाद नील अपने कुछ साथियों को मदद के लिए देव के घर बुलाता है और फिर मेनका के कमरे को ठीक वैसा ही सजा देता है जैसा कि उस समय में हुआ करता था। आधी रात को राधा जैसे ही मेनका बनकर पायल पहनकर नाचना शुरू करती है, तभी देव उसके कमरे में जाता है और उसे छेड़ने लगता है, जिससे मेनका गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और बोलती है, तू कभी नहीं सुधर सकता कमीने। आज तेरी मौत तय है। आज तू मेरे हाथों मरेगा। इतना कहकर वो जैसे ही पास रखी तलवार उठाती है, तभी नील के सभी दोस्त वहां आ जाते हैं और पूरे कमरे में गुलाल ही गुलाल उड़ा देते हैं, जिससे मेनका को कुछ साफ नजर नहीं आता। और इसी बीच नील जल्दी से देव को वहां से उठाता है और उसकी जगह एक पुतला रख देता है,
जिस पर देव के चेहरे का मुखौटा चढ़ा होता है। मेनका तलवार से वार कर करके देव के पुतले के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वहीं बेहोश हो जाती है। इस तरह मेनका की रूह को आजादी मिल जाती है और वो पायल भी खुद ब खुद टूट जाती है। थोड़े टाइम बाद जब उसे होश आता है तो वो सब कुछ भूल चुकी होती है कि उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं। जिसके बाद नील वहाँ से चला जाता है और देव और राधा उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। अवनी एक बहुत ही सुंदर और गुणवान लड़की थी। वो हर काम काज में माहिर थी। साथ ही उसे मेकअप करने का बहुत ही ज्यादा शौक था और सबसे ज्यादा आई लाइनर लगाने का। वो अलग अलग तरीके के आईलाइनर लगाया करती थी, जैसे फिश टेल लाइनर, नेचुरल लाइनर, विंग लाइनर, कैट आई लाइनर एक्सेट्रा। इसलिए उसकी सारी फ्रेंड्स उससे ब्यूटी टिप्स और मेकअप टिप्स लिया करती थी। उसके परिवार में उसके पिता बिरजू और माता सरोज रहा करते थे। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और एक दिन अवनी अच्छे से तैयार होकर लाइनर लगाकर घर से बाहर जाती है, जहाँ रास्ते में एक कार्तिक नाम का लड़का जो कि वहीं से जा रहा होता है, उस पर अवनी का दुपट्टा उड़कर आ जाता है। अवनी उसके पास अपना दुपट्टा लेने जाती है और कहती है, ओह माफ करना, पता नहीं कैसे मेरा दुपट्टा उड़कर अचानक आपके पास चला गया। जी कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए ना। शायद मैं ही इतना खुश नसीब हूँ कि जो इतनी सुंदर लड़की का दुपट्टा मेरे ऊपर आकर गिरा। कुछ भी बोलते हैं आप। वाह क्या कमाल की हंसी है आपकी, किसी का भी दिल फिसल जाए इस अदा पे तो। अच्छा जी, ध्यान रखना कहीं आपका ही ना फिसल जाए। मुझे तो लग रहा है कि फिसल ही गया है। अच्छा, आप मेरा दुपट्टा तो दीजिए, मुझे घर भी जाना है। अवनी अपना दुपट्टा लेकर वहाँ से चली जाती है और घर आकर सारा टाइम बस कार्तिक के ही बारे में सोचने लगती है। और ऐसे ही एक बार फिर से अवनी और कार्तिक की मुलाकात एक शॉपिंग मॉल में हो जाती है। अवनी कार्तिक से कहती है, अरे तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। अच्छा जी। अगर बुरा ना मानो तो 2 चीज पूछ सकता हूँ तुमसे? हाँ बोलो। पहला तो आपका नाम। जी मैं अवनी। दूसरा, क्या लाइनर लगाती हो यार आप, कसम से गजब ढाती हो। पागल हो तुम भी, जब भी मिलते हो ना बस मक्खन ही लगाते रहते हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक। दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और रात दिन कभी कॉल पर तो कभी व्हाट्सएप पर बात किया करते। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन कार्तिक और अवनी दोनों ही अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। साथ ही शादी करने का फैसला लेते हैं और अपने परिवार वालों को इसके बारे में बताते हैं। दोनों के परिवार वाले आपस में बात करके कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ बहुत ही ठीक चलता है, लेकिन एक दिन अवनी की सास शांति देवी के कुछ दोस्त उनके घर पर अवनी को देखने और उसके हाथों का बना खाना खाने के लिए आते हैं। तभी अवनी अपनी सास को अच्छे से तैयार करती है और अपनी ही तरह उसकी आंखों पर भी बहुत ही अच्छा सा विंग लाइनर लगा देती है और सब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी, अरे तो फिर कैसा बना है खाना मेरी बहू के हाथ का? खाना तो मस्त बना है, लेकिन ये बता तूने ये लाइनर किससे लगवाया? इस उम्र में भी एकदम हीरोइन लग रही है। अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ, वैसे ये लाइनर मेरी बहू ने लगा दिया। अवनी अपनी सास की सभी सहेलियों को भी उनकी आंखों पर लाइनर लगा देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और आए दिन कोई न कोई अवनी से लाइनर लगवाने उसके घर आता ही रहता था। ऐसे में अवनी अपने घर का काम नहीं कर पाती थी और ये सब होता देख उसकी सास को अपनी बहू से जलन होने लगी थी। और एक दिन, अरे बहू
ये सब तू क्या करती रहती है? घर का कोई काम तो तुझसे होता नहीं, बस सबकी आंखें ही सजाती रहती है। माँ जी, आप ही बताइए ना क्या करूँ? रोज रोज कोई ना कोई आ ही जाता है लाइनर लगवाने के लिए। अरे कान खोल के सुन ले, अब तू बस घर का ही काम करेगी, समझी? माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। शांति देवी खुद को अपनी बहू जैसा दिखने के लिए लाइनर लगाने की प्रैक्टिस करने के बारे में सोचती है और बाजार से सस्ता सा खराब लाइनर खरीद कर ले आती है और घर पर आकर शीशे के सामने लाइनर लगाना शुरू कर देती है। वो बार बार खुद की आंखों पर लाइनर लगाती, मगर अपनी बहू जैसा लाइनर बिल्कुल भी नहीं लगा पाती थी और इसी तरह वो लाइनर की पूरी शीशी खत्म कर देती है। शांति देवी जैसे ही लाइनर की शीशी को अपने हाथ में ऊपर उठाकर देखती है कि बचा हुआ लाइनर उसकी आंखों में गिर जाता है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय हाय, अवनी जल्दी आ। माँ जी क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? रुकिए रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। माँ जी, अवनी जल्दी से अपनी सास की आंखों को ठंडे पानी से धोती है, पर शांति देवी की आंखों की जलन कम होने का नाम ही नहीं लेती। अवनी जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उनका इलाज करके बताते हैं। जी देखिए, लो क्वालिटी का केमिकल वाला लाइनर लगाने से इनकी आंखों को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। अब हमें कुछ टेस्ट करने होंगे इनके, तभी हम आगे कुछ कह सकते हैं। अवनी कार्तिक को भी कॉल करके हॉस्पिटल बुला लेती है और उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर कार्तिक गुस्से से तिलमिला जाता है और बोलता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है अवनी। तू जो ये लाइनर क्लास देती फिर रही है ना, देखो क्या नतीजा मिला है मेरी माँ को। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कार्तिक जी? उस वक्त मैं खाना बना रही थी, मुझे नहीं पता कब कैसे क्या हुआ। तो और किसको कहूँ, मेरी ही गलती थी जो तुम जैसी लाइनर की दुकान को अपने घर ले आया। कार्तिक जी, माँ जी के साथ जो भी हुआ उसका दुख मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में जो भी आएगा आप बोलते जाएंगे। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं, जी देखिए, हमने शांति जी का ट्रीटमेंट तो कर दिया है, बट वो कितना सफल रहा यह जानने के लिए हमें 24 घंटे का वेट करना होगा। अगर तब भी उनको दिखाई नहीं देता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। 24 घंटे बाद डॉक्टर शांति देवी का फिर से आई चेकअप करते हैं और तब पता चलता है कि उनकी आंखें केमिकल की वजह से खराब हो चुकी है, जिसके कारण उनका ऑपरेशन करना होगा। जिसके बाद शांति देवी को हमेशा के लिए उनकी आंखों पर चश्मा लग जाता है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर शांति को घर ले जाने के लिए कह देते हैं और यहाँ कार्तिक बोलता है, अवनी, जो हुआ सो हुआ, अब कुछ नहीं होना चाहिए मेरी माँ को। उनका पूरा ख्याल रखना होगा अब तुम्हें, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। जी ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। हाँ, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें बहू की कोई गलती नहीं थी, बल्कि मेरी ही गलती थी। अरे मैं ही अवनी को नीचा दिखाना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने अपना ये हाल बना लिया। कार्तिक के इतना कहने के बाद शांति देवी उसे पूरे हादसे के बारे में बताती है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी की गलती है, ना कि अवनी की। मुझे माफ कर दो अवनी, मैंने गुस्से में पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया। अरे नहीं नहीं कार्तिक जी, आप माफी मत मांगिए। मैं जानती हूँ कि आपको कैसा लगा होगा माँ जी को इस हाल में देखकर। कार्तिक बड़े ही प्यार से अवनी को गले लगा लेता है। साथ ही शांति देवी को भी सबक मिलता है कि जरूरत से ज्यादा चालाकी दिखाना हमारे लिए कितना गलत है। इस तरह सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।